बेसिक मैथ सेकंड डे में चलते हैं। आज कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जाननी है जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम ऐड करते हैं ना किसी क्वांटिटी को, तो हमेशा एक रूल हमने सीखा है। वो रूल ये कि अगर यहां पर लिखा हो 5 और यहां पर बोला हो 2, दोनों को ऐड करो, तो हम इसको ऐड करके लिख देते थे इट इज 7। ये रूल सीखा हमने। लेकिन ना हमने इस रूल को सीखने में एक छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या है तो सुनो। 5 एक नंबर है, हम जानते हैं, लेकिन हमने बात किया कि हम उन्हीं क्वांटिटी को हम काउंट कर सकते हैं जिनको, या तो कहें कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्वांटिटी बोलते हैं। यहां पर ना जब कोई क्वांटिटी होती है तो इस शर्त ये है कि क्वांटिटी को नापना किसमें है। जैसे मैंने कहा कि एक कैरेक्टरिस्टिक मैं जानता हूं जिसके अंदर ये कैरेक्टर होता है, उसे क्या बोलते हैं। अगर मैंने किसी चीज को लिया और मैंने कहा ये देखो इसके अंदर ये कैरेक्टर है कि ये मेरे हाथ को दबा सकता है, ये इतना भारी है, तो वो कैरेक्टर जो है हमने उसका नाम दिया मास का, कि वो कितना भारी है, उसका वजन कितना है। ठीक है। और जिसमें ये वाला कैरेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज लेंथ। ठीक है। हम एक जगह पर, किसी जगह पर हम 2 घंटे से खड़े, हमने बहुत इंतजार किया किसी का, वो नहीं आया, तो ये जो मैंने बहुत टाइम से खड़ा हूं या फिर काफी लंबे समय से इंतजार करता हूं, तो वो भी एक कैरेक्टर है जिसको हम मेजर करते हैं। टाइम, कितने टाइम से खड़े हो आप। अच्छा, फिर से तो हमने क्वांटिटी को ऐसे सोचा कि जब उसको नापना है तो नापने के लिए उसके कैरेक्टर को देखो, जिसमें ये कैरेक्टर है वो कैरेक्टर उसका मास होता है, उसका वेट होता है, वजन होता है। जिसमें ये कैरेक्टर है वो उसकी लेंथ होती है। ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे इतना बड़ा, इतना बड़ा मुझे, तो कहीं 5 किलोग्राम का इतना बड़ा एक स्केल दे दो। समझ पाएगा क्या वो? मैंने कहा कि 5 केजी का या 10 किलो का इतना बड़ा स्केल दे दो, नहीं समझ पाएगा। क्यों? तो क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि मैंने यहां पर एक गलत रेफरेंस यूज किया। फिर से, अब हम किसी शॉप पर जाते हैं, हम कहते हैं कि सर हमें इतना बड़ा एक स्केल दे दो, एक इतना बड़ा स्केल दे दो, एक इतना भारी सामान दे दो, तो समझ पाएगा हमारी बात को? नहीं। तो उसको हमारी बात समझाने के लिए हमें एक रेफरेंस जोड़ना पड़ेगा। रेफरेंस किसे कहते हैं? तो आंसर है, हम किसी चीज को किसी से जोड़ें, किसी से रिलेट करें और वो इंसान हमारी बात को समझ जाए। जैसे मैं यहां से खड़े खड़े ये बता सकता हूं कि वो टेबल कितनी दूरी पर है, तो मैंने क्या किया, अपना रेफरेंस बनाया और उसको रेफरेंस बनाया, दोनों को रेफरेंस लिया और मैंने लंबाई बता दी कि वो इतनी बड़ी है, इतनी दूरी पर है। इसी तरह जब क्वांटिटी को नापने जाओ तो हमें यह नहीं बताना कि वो इतना बड़ा एक स्केल दे दो, एक इतना भारी सामान दे दो, ये नहीं बोलना होता। हमें उसको रेफरेंस बताना होता है ताकि वो हमारी बात को समझे और समझने के बाद हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे 5 किलो पोटैटोज कर दो, समझ जाएगा वो। मैंने कहा मुझे 2 मीटर का एक स्केल चाहिए, 1 मीटर का इतना बड़ा कपड़ा चाहिए, समझ जाएगा। तो ये मीटर, किलोग्राम क्या है? इट इज ए रेफरेंस। ये चीजें क्या है? रेफरेंस। तो वो रेफरेंस जो हम किसी क्वांटिटी के साथ लगाते हैं और क्वांटिटी को डिफाइन कर लेते हैं, तो उस रेफरेंस को हम बोलते हैं यूनिट, कि उसकी यूनिट हमने बात किया। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट हम कहते हैं रेफरेंस को। रेफरेंस टू मेजर क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी, कुछ भी। ये बात बहुत सबसे जरूरी है। किसी चीज को पढ़ने से पहले यह जरूरी है कि नापना चाहते हो किसको और किस में, तभी हमारी मैथमेटिक्स शुरू होगी, तभी काउंटिंग शुरू होगी, तभी कैलकुलेशन भी शुरू होती है। तो ये जानो कि यूनिट कैसे कहते हैं, क्वांटिटी कैसे कहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सड़क पर चलता हूं, मुझे एक आदमी से मिलकर बहुत नफरत हुई। ठीक है। मैं दूसरे से मिलता हूं, मुझे इसको बहुत गुस्सा आया, तीसरे से मिलता हूं, बड़ा प्यार आया। तो मैं सोचता हूं कि ये नफरत, ये गुस्सा असल में ये है कितना। तो मैंने कहा कि मुझे उस पर बहुत ज्यादा नफरत आई, बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन कितना, क्या मैं डिफाइन कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ ऐसी दुनिया में, हमारी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे। जिसको काउंट नहीं कर पाते वो क्वांटिटी नहीं होती।
जिसको काउंट कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटी। जैसे चौक के नंबर, हाँ नंबर एक क्वांटिटी बना लिया हमने। अच्छा, किसी का वजन काउंट कर लेते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है, क्वांटिटी। और उनको नापने के लिए कि वो कितने हैं, उसके लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, एक रेफरेंस, कि वो वजन इतना केजी है, इतना भारी है, इतनी बड़ी लेंथ, इतनी दूर चलता है, इतनी देर से खड़ा है, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें क्या है, यूनिट, कि हम रेफरेंस लगा देते हैं और क्वांटिटी को नाप लेते हैं। अच्छा, अभी हम जब किसी चीज को ऐड करते हैं तो कभी नहीं पूछा हमने कि उसका यूनिट क्या है, उसका रेफरेंस क्या है। तो सुनो, अगर हम बात करें कि एक सामान 5 किलो का है, दूसरा 10 किलो का है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 15 क्या बन जाएगा, 15 किलोग्राम, 15 केजी। अब मैंने बोला कि मेरे पास एक 5 किलोग्राम का एक भारी सामान है और एक 5 मीटर की एक लंबी स्केल है, दोनों को जोड़ के बताओ कितना किलोग्राम, ना नहीं होगा, क्योंकि हम मीटर को किलोग्राम में जोड़ के ये नहीं कह सकते कि वो 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये अलग यूनिट का है, ये अलग यूनिट है। तो जब क्वांटिटी में अलग अलग यूनिट होती है उसको हम ऐड नहीं कर सकते। ये when two quantities have same unit, जब किसी के पास सेम यूनिट होगी तब हम उसको ऐड कर सकते हैं, और अलग अलग होगा तो ऐड नहीं कर सकते। ये पहली चीज है। अच्छा, दूसरा, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ये रूल दोनों में फॉलो होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। लेकिन मल्टीप्लाई में हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब कि नंबर को बढ़ा देना। 5 kg 5 मीटर, 25 kg मीटर। इसी तरह से 5 kg 10 मीटर पर सेकेंड, 50 kg मीटर पर सेकेंड। और फिजिक्स में इसको बोलते हैं मोमेंटम। तो मल्टीप्लाई में केवल नंबर मल्टीप्लाई होता है, फिर यूनिट को हम साथ लिख देते हैं उसके। तो मल्टीप्लाई में हम ये नहीं पूछेंगे कि वो कितना बड़ा हो गया कि कितना ज्यादा हो गया। एडिशन में क्या पूछते हैं कि कितना भारी है, दोनों को मिलाया कितना भारी। अब हमने शॉप पर गए, अब शॉप वाले से बोला कि हमें 2 किलो प्याज दे दो और 2 लीटर दूध। ठीक है, तो हमने बोला कि अब बताओ दोनों को मिला के कितना लीटर हुआ। दोनों को मिला के लीटर नहीं बता सकता, लीटर नापने का तरीका अलग, किलोग्राम नापने का तरीका अलग। इसीलिए ये बात याद रखो कि जब हमारे पास दो क्वांटिटी सेम यूनिट की हो तभी ऐड कर सकते हैं, वरना एडिशन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब इसके आगे चलते हैं। देखिए, तो अगर हमें अब इसको ऐड करना है कि 10 मीटर प्लस 10 सेकेंड, तो इनको ऐड करके हम कुछ बता सकते हैं क्या? क्यों हम इसको ऐड करके क्यों नहीं बता सकते? यूनिट इसकी मीटर में है, इसकी सेकंड में है। जब यूनिट अलग अलग है तो इनका एडिशन नहीं होगा। सेम होता तो क्या होता, ये देखो कि ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, दोनों को मिला के लंबाई हो गई 20 मीटर। अब हमने लेंथ को बोल दिया कि लेंथ हो गई 20 मीटर। अच्छा, ये एक रूल। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, कैलकुलेशन मेथड अब हमें सीखना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये नंबर से। इसमें क्या हमारे पास है कि 2/5। दूसरा तरीका पढ़ने का कि 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6। इसको हमें ना यहां पर क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। अब इनको ऐड करेंगे कैसे? हमने एडिशन सीखा कि 2 + 4 = 6, लेकिन यहां पर ये ऐड एस सिंपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एडिशन आ गया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन की मीनिंग क्या होती है? तो फ्रैक्शन ऐसे समझो कि हमने ना एक पार्ट बना दिया। मानो कि हमारे पास एक पिज्जा, ठीक है, इसका ये फुल पार्ट है, अभी फुल पार्ट का मतलब इसका एक पार्ट है अभी हमारे पास। ठीक है, अब इस एक में से हमने इसका ये हिस्सा गायब कर दिया। ये हिस्सा कौन सा वाला है? तो हमने देखा 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 1 का 4th हिस्सा है ये, तो इसको बोलेंगे 1/4। 1/4। अगर इसका हम 3 कर दें तो 3 कैसे करेंगे?
3 करेंगे इस तरह से, ये और ये, तो ये जो इसका एक हिस्सा है उसको बोलेंगे कि 1 का थर्ड हिस्सा। अब हमारे डाउट ये हुए मन में कि जब इसको 3 बनाना था, इसको हमें कितना कर दिया 1/3, तो 1/3 किया तो 1 यहां पर भी 3 कर सकते थे, थर्ड तो यहां पर भी है, इसको क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि हम जब फ्रैक्शन करते हैं तो क्वांटिटी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में, ये इक्वल पार्ट में हर एक पार्ट इक्वल होना चाहिए, तब जाके उस फ्रैक्शन को बोलेंगे 1/3, 1/4, 2/5, 4/6। हमने 2 हिस्से को हमने 5 भागों में बांट दिया, जो उसका 5 भाग है उसमें से सभी 5 भाग अलग अलग होंगे, जितने भी पार्ट अलग अलग होंगे, जैसे कि ये इसके 2 हिस्से कर दिए, इस 2 में से भी हमने सबके इसमें से 5 हिस्से कर दिए, इक्वल इक्वल, 1 2 3 ऐसे करके 5, तो जो भी इसका हिस्सा होगा उसको हम बोलेंगे 2/5। ठीक, अच्छा, इसी तरह से हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में अब एडिशन सिंपल नहीं है, उसके रूल कैसे हैं? पहले है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या, नंबर 1 यहां से शुरू करना है हमें, तो 2 × 6, फिर ऑपरेटर कौन सा है, प्लस का ऑपरेटर, उसके बाद सेकंड 5 × 4 ये लिखना है, नंबर 3 सामने सामने मल्टीप्लाई, डिवाइड लगाया, फिर 5 × 6 30, फिर 2 × 6 किया तो 12 आ गया, 5 × 4 किया तो 20 आ गया, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया। देखो, जिसमें हमें छेड़खानी नहीं करना उसको सेम रखना है, ये रूल सीख लो कि जिसको हमें नहीं छेड़ना है उसको सेम रखना है, जिसको हमें सॉल्व करना है, सिंपल बनाना है, सिंपल बना दिया, बाकी सब सेम। ठीक है, 12 + 20 इट इज 32। इसको छेड़ा क्या? नहीं, इसको मैंने सेम का सेम रख दिया, तो 32/30 इसका एडिशन है ये। ठीक है, तो इनको ऐड किया, रिजल्ट क्या मिल गया, ये। इसी का सेकंड मेथड कि इसको अगर हम नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है, ये वही नंबर है सेम, 2/5 4/6, हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिया। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? तो देखो, मैंने लिखा 7/3, करेक्ट। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या कि जो ऊपर मल्टीप्लाई वही नीचे मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो अभी भी क्या बचता है, 7/3। या तो ऐसा सोचो कि जब हम किसी नंबर को लिखते हैं कि 7 × 2, 7 × 2 कितना होता है 14, और 3 × 2 कितना होता है 6। इसको सिंपल बनाएंगे तो 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड किया तो 7/3 अभी भी आ गया। अब क्वेश्चन ये कि जब हमें 2 को लिखा है तो 2 को डिवाइड कर दिया हमने। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखो, जब आपको इसको डिवाइड ही करना था तो लिखा क्यों? ठीक है, तो हमें डिवाइड नहीं करना, इसलिए मैंने इसको लिखा है। अब मन किया तो मैंने क्या लिख दिया, 7/3। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कितना है 14/6। लेकिन एक बात कि 7/3 और 14/6 ये 2 अलग अलग नंबर है। ठीक है, ये 2 अलग अलग नंबर है, इनको पहले क्या बोलेंगे, इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस। दूसरा बोलेंगे कि दोनों अलग अलग नंबर है। ठीक है, 2 बोल दिया। अब तीसरा सुनो, सबसे जरूरी, वो ये कि जब नंबर ऐसे में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेशियो में, फ्रैक्शन में होना। तो रेशियो में कैसे लिखते हैं, 7/3, और 7/3 को क्या लिखते हैं, 7 रेशियो को 7/3। अब ये सोचो, जो नंबर रेशियो में है वो रेशियो में ऐसे कैसे आ गया? तो इसलिए वो आ गया क्योंकि ऊपर था 14, नीचे था 6। अगर मैंने ऊपर लिखा 21, यहां लिखा 9, यहां लिखा 28, ये लिखा 12। ठीक है, तो रेशियो में लाने का मतलब कि इसको सिंपल कर करके ऐसी जगह लाओ ताकि और ना कटे। तो सिंपल करो, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14। इसको सिंपल करो, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21। सेम टेबल से कटने चाहिए। अब ये डिवाइड होगा क्या 7/3? नहीं, 7/3 इज ए लास्ट स्टेज, डिवाइड होगा तो डेसिमल में आएगा, वो हमें नहीं लाना। तो हमने 7/3 जो लेकर आए, ये वो लास्ट स्टेज है जहां पर ये सिंपल हो सकता था, रेशियो के भाग में। इसको बोलते हैं रेशियो कर देना। ठीक है, और रेशियो में क्या खास है
रेशियो में ये है कि जो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई है वही नीचे भी, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी, इस तरह से चलते चलते कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी तक। 7 इंटू 8 3 इंटू 8, 7 इंटू 9 3 इंटू 9। तो हमने ये सोचा कि नंबर तो बहुत सारा है लेकिन एक कॉमन है, जो ऊपर है वही नीचे भी है, इसलिए मैंने ऊपर वाले नंबर को अपनी मन से क्या लिख दिया, x, और यहां भी क्या लिख दिया, x। तो रेशियो में जब नंबर होते हैं हम उसको 7x और 3x मान के रखते हैं उसको, ठीक। अच्छा, तो अब इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। यहां देखा हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, देखो पहली शर्त, इसको करने से पहले यहां देखो, ये इतना पार्ट, इसमें क्या है कि जब ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है, मैं इसको लिखता हूं 2/5, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। अच्छा, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो उसको हम सामने सामने ऐड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को कॉमन लेकर यहां पर लिख सकते हैं। तो अब यहां से यहां पर आ जाओ, क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, अलग अलग है। जब अलग अलग हो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूल क्या बताया मैंने अभी सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो इन अलग को सेम बना लो। सेम कैसे बनेंगे, तो आंसर है कि दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, 30, है ना। तो इसको 30 बनाओ, इसको भी 30 बना लो। तो इसको 30 कैसे बनाएंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो मल्टीप्लाई यहां किया वही मल्टीप्लाई ऊपर भी। क्यों ऊपर किया, इसलिए किया ताकि हम यहां मल्टीप्लाई करके नंबर को बदलना नहीं चाहते। ऐड किसको करना है, इसको, इसको नहीं करना ऐड, ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हमें ऐड इसको करना है, तो इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए ऊपर लगा दिया 6, तो जो यहां वो यहां पर। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते वक्त यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां भूल जाते हैं। तो यहां करने का रूल क्या है कि हमें इसको नहीं भूलना, इसको भूल गए तो ये एडिशन ये नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई सेम, तो जो ये वो ये है, दोनों के दोनों इक्वल है ना, इसीलिए नाम क्या है इसका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसको भी 30 बनाना है, तो 6 इंटू 5 किया, जब इसको 30 किया तो इसको भी करना पड़ेगा ताकि ये इक्विवेलेंट रहे। अब ऐसा करने पे दोनों के दोनों सेम आ गए, ये हो गया 12 और वो हो गया 20, इसको सामने सामने ऐड कर सकते हैं और ये आगे सेम आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो चाहे ये करो, सेम आंसर आएगा। इसी तरह से एलसीएम वाले में, अब एलसीएम लेते कैसे, इट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं पहले एलसीएम सिखा देता हूं आपको मैं। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये कैसे काम करता है कैसे नहीं, इसको हम जब बुक से पढ़ेंगे तब और देख लेंगे इसके एग्जांपल के साथ। अभी सॉल्व कैसे करना है, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हैं अभी। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन आता है फाइंड एलसीएम। हमारे पास दो नंबर हैं 12 और 24, इनका एलसीएम कैसे करेंगे फाइंड। देखो, जैसे एलसीएम होता है वैसे ही कॉमन एक और होता है एचसीएफ। ये दोनों हमेशा जोड़े में चलते हैं, अगर ये पूछते हैं तो ज्यादातर ये भी पूछते हैं। मतलब कि अगर आपको ये आता है तो वो भी आता है, अगर वो आता है तो ये भी आता है। इन दोनों को सॉल्व करके देखेंगे और दोनों का तरीका लगभग सेम है। हम एक ही तरीके से करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन एक तरीका कॉमन डिवीजन मेथड। तो हम पहले इन दोनों नंबर को लिखेंगे, यहां पर लिख दिया। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि छोटे नंबर से डिवाइड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। छोटा कौन सा है, 2 से दोनों हो पाएंगे। जब मैंने बोला कि 2 से दोनों हो पाएंगे कि नहीं, आपको पहले यह सोचना है कि एलसीएम और एचसीएफ में यही डिफरेंस है कि एलसीएम सॉल्व करते वक्त दोनों में से अगर कोई एक भी छोटे नंबर से डिवाइड होता है तो पहले एक को कर देना है। जैसे कि अगर मैं यहां पर मानो 24 की जगह पर 27 लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, और इसको भी 27 कर देता हूं मैं। अब इन दोनों नंबर में क्या दोनों 2 से डिवाइड हो पाएंगे, नहीं। दोनों के बारे में पूछना अलाउड इसमें,
इसमें नहीं है, इसमें केवल हम एक के बारे में पूछेंगे। क्या कोई भी एक छोटे वाले डिवाइड हो पाएगा? सबसे छोटा कौन सा? 2। तो 2 से डिवाइड हो पाएगा कोई एक? तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे 6 टाइम। ये डिवाइड नहीं होगा, सेम रखना है इसको। अब 2 से क्या फिर से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करना है। अब 2 के बाद 2 से तो नहीं हो पाएगा, 3 से कोई हो पाएगा क्या? ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो अब 3 से करना है। अब वो भी हो गया फिर से। अब ये तो छोड़ दो, अब उसकी बारी। एक लेकर आना हमारा मकसद है। क्या ये हो पाएगा किसी डिवाइड 3 से? हाँ, 3 से फिर से हो जाएगा। ये सेम, वो 3, फिर 3 से करना है। ये जब 1 1 आ जाए तो एलसीएम का छोड़ देना है। अब एलसीएम सॉल्व करते वक्त एलसीएम ऑफ 12 एंड 27, इन दोनों का एलसीएम, इनकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। और अगर ऐसे ही एचसीएफ करना होता तो कैसे करेंगे? एचसीएफ में दोनों की बात करनी चाहिए। क्या दोनों 2 से डिवाइड हो पाएंगे? नहीं। 3 से होता है क्या? हाँ, पहले 3 से करके देखते हैं। हम दोनों की इसमें बात करेंगे, दोनों के लिए। 2 से तो नहीं पाया दोनों। अब अगर 2 से नहीं हो पाया तो 3 से देखते हैं, 3 से हो पाता है। हाँ, तो 3 से कैसे होगा? 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। हाँ, उसको 3 करना है हमें। एक मिनट। ओके, अब हो पाएगा कि किसी नंबर से डिवाइड, दोनों सेम नंबर से? अभी दोनों के दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो बस इसका एचसीएफ हो गया 3। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका? 3। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ। और अगर ये दोनों नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं हो पाए, जैसे हम कोई 2 नंबर लेते हैं 5 एंड 3, ऐसा कौन है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे? कोई नहीं है, केवल 1 है, तो 1 इसका एचसीएफ है। और जो दोनों को कर सकता है तो पर उसको लिखो, तो 3। अगर ये 24 होता तो कैसे करते? ये तो पहले 2 से तो होता है, ये दोनों के दोनों होते हैं, फिर 2 से दोबारा होते हैं दोनों, फिर 2 से नहीं होते, अब 3 से होते, अब किसी नंबर से नहीं होते, तो ये इसका एचसीएफ है। अब 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 12, तो ये इसका एचसीएफ है। समझ में आया? तो एचसीएफ और एलसीएम ये मैथमेटिक्स में दोनों जरूरी हैं, ये कैलकुलेशन में काम देते हैं दोनों। ओके, अब इस कैलकुलेशन की टेक्निक में सबट्रैक्शन कैसे करते हैं वो उसको भी देखते हैं। मानो कि यही नंबर है हमारे पास, पहले सिंपल नंबर से ट्राई करते हैं। पहले देखो, सबट्रैक्शन लिखा हुआ आएगा कि सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2। इसको कैसे पढ़ना है? देखो, 5 को सबट्रैक्ट करना है, तो 5 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 2। ठीक है, कि 5 को सबट्रैक्ट करना है 2 से, मतलब 5 में से 2 कम करना है। करेंगे तो कितना आएगा? 3। 5 में से 2 कम कर देंगे, 3 आ गया। अब पढ़ने का तरीका कि सबट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2। ठीक है, अब यहां देखना थोड़ा सा, जो ये बात हमने लिखी है हम इसको ये लिख देंगे। क्या लग रहा है मन में? करेक्ट है? नहीं, ये जो हम कर रहे हैं इट इज रॉन्ग। हम पहले यही करते हैं, हमारे पास लिखा हो जो बड़ा नंबर उसको लिख देते हैं, तो छोटे वाले को माइनस करते हैं, बट इट इज रॉन्ग। फ्रॉम 2 लिखा है तो ये याद रखो कि फ्रॉम जो पहले लिखा है पहले इसको लिखेंगे फ्रॉम 2
सब्ट्रैक्ट करना है 5 को, इट इज ओके। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, पहले नंबर को करो माइनस, कि 2 और 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, करेक्ट। इनमें से बड़ा साइन, बड़ा नंबर कौन है, 5। इसके आगे क्या साइन लिखा है, इसके आगे है माइनस, तो हम -3 लिखेंगे इसको। फ्रॉम 2 से करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 2, तो सब्ट्रैक्ट यहां पर किया हमने। ये नहीं कर देना कि हम अक्सर ये करते हैं कि बड़ा नंबर लिख के छोटे को माइनस कर देते हैं, और ये रूल हमने सीखा, लेकिन वो गलत है। अच्छा, एक और, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10। अब इसकी मीनिंग क्या है कि 10 है हमारे पास, उसमें से 3 कम कर दो। फ्रॉम मतलब उसमें से करना है, तो 10 में से 3 कम करेंगे 7। हमें फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखना है ये। हाँ, एक और, एक नंबर है हमारे पास -2 और एक नंबर है 5, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे -2 नंबर, ठीक है, जो नंबर है पहले उसको लिखना है यहां पर। देन उसके बाद हमारा ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा है, माइनस का। फिर उसके बाद नंबर, नंबर कौन सा है, प्लस का 5। अब ये एक रूल कहता है कि जब दो माइनस वाले नंबर को करोगे, मतलब एक माइनस है इसको भी माइनस करोगे, तो नंबर छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा, ये बन जाएगा 7, क्योंकि -7 और छोटा है ना। -2 और 5 सब्ट्रैक्ट करना है, -7, ठीक है, ओके। -7 क्यों आया, क्योंकि नंबर को पहले हमने माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करके 7 लिख दिया, फिर बड़े नंबर के पास देखा साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लिख दिया, इट इज रूल, ओके। अब एक मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं छोटा सा, यही नंबर फिर से देखो, -2 मल्टीप्लाई 5। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है ना कि माइनस का 2 और ये प्लस का 5, इट विल बी माइनस का 10। एक और नंबर -2 मल्टीप्लाई माइनस का 5। हमारा जो ये तरीका होता है लिखने का ना कि ऑपरेशन में साइन के बाद साइन, इट इज रॉन्ग, हमें यहां पर एक ब्रैकेट लगाना है, हमें दो साइन को एक साथ नहीं लिखना। हाँ, अब करो, तो मल्टीप्लाई में ये माइनस माइनस पहले साइन को लिखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले नंबर को लिखते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में पहले साइन को लिखा, साइन हो गया माइनस माइनस प्लस, अब नंबर को करो मल्टीप्लाई, इट विल बी 10, तो प्लस का 10। हाँ, अच्छा, फिर से 5 एंड माइनस का 3, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 3, ये ब्रैकेट लगा के रखना है, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिखना। अब ये प्लस का है, वो माइनस का है, तो पहले साइन क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15। ये छोटा छोटा ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन के वक्त यही दिक्कत देता है। ठीक, अब एक डिवाइड का भी, माइनस का 2 और डिवाइडेड बाय 5, तो ये डिवाइड तो आगे नहीं हो सकता। हाँ, डेसिमल में ला सकते हैं, लेकिन इतना छोड़ो भी। एक और 5 एंड माइनस का 2, ये जो 2 माइनस का है ना, इसको हम यहां भी लिख सकते हैं, ऊपर भी, मतलब -5/2। रीड कैसे करेंगे, -5/2। अच्छा, दूसरा -5 -2, तो इनके साइन जो है वो डिवाइड में है, तो ये साइन कट के प्लस हो जाएंगे, और ये क्या बचेगा, 5/2। ठीक है, ये छोटा छोटा हो गया हमारे पास। और आगे देखते हैं इसमें, देखिए छोटा सा और, हाँ, एक इक्वेशन दिखता है हमें, ये इक्वल के इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट और राइट साइड। हमारे हैंड का जो डायरेक्शन होता है राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड। यहां से एक क्वेश्चन देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू निकालना है ना। अच्छा, इसमें एक छोटा सा और कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2y + 5
इक्वल्स टू 2x। हाँ, y की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले निकालते वक्त ये सोचना है कि केवल और केवल y होना चाहिए। अगर यहां पर लिखा होता 2y तो हम 2y को निकालते, अभी लिखा है y तो केवल और केवल एक तरफ y होना चाहिए, बाकी सब हटाना है। हमें स्टार्ट करना है, सोचना है पहले कि पहले प्लस और माइनस वाले को हटाना है। तो ये प्लस का है ना, और ये मल्टीप्लाई में, तो जब पहले प्लस का और माइनस का है उसको हटाते हैं। हाँ, ये कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहां से इसको हटा के राइट साइड पे पहुंचाना है। और अगर ये राइट पे होता तो राइट से लेफ्ट। लेकिन रूल एक ही है उसमें कि जब हम किसी प्लस वाले नंबर को लेफ्ट से राइट पे ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट में, तो वो नंबर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, रीड करो इसको। 5 था लेकिन वो 5 माइनस में है, इसको पढ़ेंगे -5। ये याद रखना है, 5 नहीं पढ़ेंगे, इट इज -5। फिर से हमने जिसको हटाना है उसको टिक करो, ये किया, बाकी सब कुछ सेम। 2y सेम, इक्वल सेम, 2x सेम, इसको हटा के यहां लेकर आ गए और कुछ नहीं छेड़ना। नेक्स्ट, y निकला क्या अभी नहीं, तो y को निकालना है। अब मल्टीप्लाई वाले के बारे में सोचो, जो मल्टीप्लाई है उसको हम डिवाइड करेंगे। ये फिर से हमें इसको हटाना है, तो बाकी सब सेम होना चाहिए। y सेम है, 2x -5 सेम, इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेकर आ गए। क्या निकल गया, y की वैल्यू, और ये इक्वल यहां नहीं, इसको यहां लगाना है। ये तो ये निकल गई y की वैल्यू। अब मैं यहां लिख देता हूं फाइंड वैल्यू ऑफ 2y। ये ठीक है, 2y की वैल्यू निकालना है। इसमें 2y कहां पर है, ये हमें केवल यहां ये छोड़ना है, बाकी हटा दे दो। तो पहले प्लस वाले को हटाते हैं क्योंकि वही तो हटाना है केवल, तो बाकी सब सेम हो जाएगा। इसको हटाना है तो ये सेम, ये भी सेम, तो 2x सेम है, 5 है तो 5 को माइनस में, कि किसकी वैल्यू आ गई, 2y की। अब एक क्वेश्चन और जो इसमें है ही नहीं, वो चीज निकालना है। फाइंड वैल्यू ऑफ 2y प्लस में 3। इसमें 2y प्लस 3 तो है ही नहीं, लेकिन मैं बना सकता हूं। देखो, अब इसमें 3 वहां पर आना है कांस्टेंट वाले को, तो 5 को मैं तोड़ के लिख देता हूं। 2y प्लस 3 प्लस 2, हमें तो ये ढूंढना है, और इक्वेशन थी यहां पर 2x, हमें ये निकालना है, बाकी इसको हटा देना है। तो इसको सेम रखो, 2x माइनस में 2, ये 5 को मैंने क्या लिख दिया, 3 प्लस 2, और ये हो गया आंसर। अच्छा, इसी तरह से अगर हमें x की वैल्यू ढूंढनी पड़ती तो 2 को हम डिवाइड में लेकर आते। मल्टीप्लाई से डिवाइड, लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड पे उसको सेंड करेंगे, इट विल बी डिवाइड। अच्छा, यहां पर प्लस, सेंड करेंगे वहां पर तो माइनस, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, और अगर ये डिवाइड है तो राइट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई। ये रूल है, और बाकी सब सेम, किसी को नहीं छेड़ना। पहले प्लस वाले को हटाना है, फिर माइनस वाले को, प्लस माइनस वाले को, या माइनस को हटाओ चाहे प्लस को हटाओ, बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को। अच्छा, ये होने के बाद एक चीज और देखते हैं, छोटा सा। y अपॉन 5 प्लस में 3 इक्वल्स टू में 9x। y की वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, हमें इसको निकालना है तो इसको वहां भेज सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका कि y अपॉन 5 सेम रख दो और 3 को यहां से हटाओ, और प्लस है तो वहां पर जाके ये प्लस से माइनस, तो 9x माइनस में 3। अब ये डिवाइड वाला है, उस डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये जरूरी है। ये 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, ये एक से नहीं होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है वहां पर जाके। वहां कौन कौन है, ये, तो इन दोनों से। तो 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 9x माइनस में 3,
इसको ऐसे लिखो या तो मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर इसकी इससे भी। 9 5 जा 45x, ये नंबर प्लस का, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस साइन फिर नंबर की मल्टीप्लाई, ये, और ये किसकी वैल्यू हो गई, y की। ठीक है। अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे हम कि इसको दूसरा तरीका देखो, ये जो 5 है ना, पहले इसके नीचे डिवाइड में, इसके डिवाइड में कितना है 1, तो पहले इसके और इसके डिवाइड वाला डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर सेम कर लो। सेम कैसे करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 1 y, 5 इंटू 1 पहले ऑपरेशन प्लस का ऑपरेशन, 5 इंटू 3 15, पहले यहां से शुरू करना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, फिर 5 इंटू 1 5 इक्वल्स टू 9x। अब ये दोनों के डिवाइड में आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये इसके साथ भी है और ये दोनों के डिवाइड में। यहां से अब इस डिवाइड वाले को पहले भेजो, अगर ये दोनों के डिवाइड में हो तो इसको पहले भेजो, तो कितना हो जाएगा, y प्लस 15 को सेम रखना है, इस डिवाइड वाले को पहले भेजना है, जब ये दोनों में हो तो उधर भेजेंगे तो ये 9 5 जा 45x। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 45x प्लस का है तो यहां पर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये और वो सेम है। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो पहले ये चीज सोचनी कि दोनों के है पास कि नहीं। ठीक है। अच्छा ओके, देखिए हमने शुरुआत में डिस्कस किया था सबसे पहले कि हमारा यूनिवर्स हमसे डायरेक्ट बात नहीं करता, ये एक्सप्रेशन देता है, तो हमें ना उस एक्सप्रेशन से उसको अपनी लैंग्वेज में पढ़ना आना चाहिए। और हमारी लैंग्वेज क्या होती है, ये वर्डिंग वाली। हाँ, जैसे वर्डिंग वाली क्या होती है कि आई हैव 2 रुपीज मोर देन यू, यू हैव 4 रुपीज, आई हैव 6। हाँ अच्छा, तो ये हमारी लैंग्वेज है। जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज एक्सप्रेशन की होती है। और मैथमेटिक्स में वो भी सीखना होता है, अगर वो भी सीख जाते हैं तो ही तो मैथमेटिक्स आएगी। तो किसी भी मैथमेटिकल सिचुएशन को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, उसको पढ़ना आना चाहिए आपको, और किसी भी पढ़ी हुई बात को मैथमेटिक्स में लिखना आना चाहिए, तब जाके मैथमेटिक्स आपकी सही हो पाएगी। कैलकुलेशन से काम होगा लेकिन पूरा नहीं, पूरा करना है काम। तो पूरा करने के लिए ये सबसे पार्ट सबसे जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको वर्डिंग वाला मैथमेटिक्स में और मैथमेटिक्स वाला वर्डिंग में आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करते हैं कैसे। अच्छा, तो यहां पर जो वर्ड प्रॉब्लम वो क्या है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। फिर से मीनिंग क्या, यहां पर मीनिंग है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, इसका मतलब क्या है, इक्वल। ठीक है, ट्वाइस का मतलब क्या है, टू मल्टीप्लाई। द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की जितनी भी कीमत है नोटबुक की कीमत है 2 गुनी। फिर से नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से 2 गुनी है, इसका मतलब है, ये बात कह दी उन्होंने। लेकिन हमें यह नहीं पता कि पेन की कीमत कितनी है, जितनी भी होगी नोटबुक उससे 2 गुना महंगा है। ठीक है, कितनी होगी ये हमें नहीं पता, और हमने पहले डिस्कस किया था जब हमें नहीं पता तो वेरिएबल दिखला दो। ठीक है, तो यहां पर करके तो स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे, पहले हम मानेंगे, और मानने के लिए लिखते हैं लेट, कि मान लो कि कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन कितनी, मान लो हमने मान लिया y। ठीक है, मैं इसको a मान लेता हूं, लीजिए इसको a कर लेते हैं। अच्छा, अब नोटबुक की कीमत कितनी है, तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ये a और ये सेम हो जाएगा तो इसको p मान लेते हैं।
स्मॉल p, स्मॉल लेटर से शो करते हैं। कितनी है कीमत? इज। अब इसको देखना, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कीमत कितनी है? p, तो ये हो गया। तो इसकी कीमत कितनी होगी? हमने बोला कि इसकी कीमत को मान लो q, तो q कितना है? q इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो बस ये हो गया मैथमेटिकल में, यही करना है हमें। ठीक है, अब इसी तरह से जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम होंगे इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। बस हमें यह ध्यान रखना है कि इज का मीनिंग क्या, ट्वाइस का मीनिंग क्या, इसको पढ़ के ही हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वर्ड को मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स को वर्ड में। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये पेन की जितनी भी कीमत होगी, मानो कि पेन 5 रुपीज का है, ये रुपीज दिखलाने के लिए, अगर पेन 5 रुपीज का है तो नोटबुक कितने की है? नोटबुक हो जाएगी 2 और ये पेन का कीमत 5, तो ये हो गया नोटबुक की कीमत 10 रुपीज, और 2 गुना महंगी है नोटबुक।